नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सबकी बहुत बढ़िया तैयारी चल रही होगी। अभी देखो, यूपीएससी सीएसई 2025 के लिए जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो डिक्लेयर हो चुकी हैं, और वो चीज़ें मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि देखो क्या क्या तो हमें डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है जब हम फॉर्म फिल करना स्टार्ट करें। साथ ही साथ अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, चाहे एस सी एस टी ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस, किसी भी कैटेगरी में आते हैं, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, और फॉर्म फिल करते टाइम पर कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनको हमें बिल्कुल भी गलती से भी गड़बड़ी नहीं करनी है वहां पर कुल मिलाकर के। तो एक पूरा प्रोसेस जो होता है वो यहां पर मैं बताऊंगा, और साथ ही साथ आपको यह भी बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप अपने नियर बाई एरिया के अंदर ही अपना सेंटर अलोकेट करवा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखो, आपको ये तो ध्यान ही है कि 3 स्टेजेस में हमारी यूपीएससी एग्जाम होती है, जिसमें प्रीलिम्स होता है कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर, जिसमें आपके 2 पेपर होते हैं। एक तो जीएस पेपर 1, जिसमें आपकी जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर, साइंस एंड टेक, ये जो आपकी पूरी है, उसके ऊपर बेस्ड आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, और उन 100 क्वेश्चन में से आपको बढ़िया से बढ़िया परफॉर्मेंस देनी होती है, जिससे कि आप जो भी कट ऑफ मार्क्स डिसाइड हो उससे आप क्रॉस कर सके। और दूसरा होता है आपका सी सैट का पेपर, जिसमें आपका कॉम्प्रिहेंशन, एप्टीट्यूड, ठीक है, थोड़ी मैथमेटिक्स का बेसिक आ गया, रीजनिंग आ गया, उस पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस आते हैं। उसमें लगभग आपके 80 क्वेश्चंस होंगे। उसमें आपको स्कोर करना रहता है टोटल जितने मार्क्स है उसका 1/3। इसका मतलब ये हो गया, मोटी मोटी अगर बात करें तो 200 नंबर का अगर वो पेपर है तो आपको लगभग 67 मार्क्स यहां पर लेकर के आने होते हैं, जिससे कि आप इस पेपर में क्वालिफाई कर सके। बाकी जो स्कोर होगा फाइनल, वो आपका जीएस पेपर 1 जो जनरल स्टडीज वाला होगा उसके आधार पर होता है। फिर जैसे ही आप प्रीलिम्स क्लियर कर देते हो, आप मेंस में पहुंच जाते हो, जहां पर रिटर्न एग्जाम होता है। टोटल 9 पेपर होते हैं। मैं बताऊंगा कि कौन सा कब होने वाला है, और उसके बाद में आप क्लियर करने के बाद पहुंचते हो इंटरव्यू, पर्सनालिटी टेस्ट में, और उसमें जब आप क्लियर कर देते हो तो मोटा मोटा आपका सिलेक्शन 100% हो जाता है। बाकी फिर आगे की प्रोसेस है, मेडिकल टेस्ट और वो सारे वो होने रहते हैं, वो चलते रहते हैं। तो देखो, इनको मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा, बट उससे पहले बता दूं कि पीडब्ल्यू ऑनलाइन की तरफ से यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज रन कराए जा रहे हैं, जिसमें 2026 के जो एस्पिरेंट्स हैं वो संकल्प और टाइटन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं अपने मीडियम के अकॉर्डिंग, और 2025 वाले प्रहार और टाइटन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं अगेन अपने मीडियम के अकॉर्डिंग। फंडामेंटल फीचर्स की बात करें तो इनमें आपको देखो लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, जिसमें जीएस तो इंक्लूडेड है ही, प्लस सी सेट का भी आपका कवर हो गया। इसका मतलब प्रीलिम्स के लिए बहुत बढ़िया तैयारी। फिर उसके अलावा आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करेंगे, क्योंकि मॉक्स लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपर से अगर आप बात करेंगे तो डेफिनेटली यही चीज आपको मिली होगी। और मेंस आंसर राइटिंग तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा जो स्कोर होता है सिलेक्शन के लिए, क्योंकि प्रीलिम्स को जस्ट क्वालिफाइंग है, फाइनल मार्क्स आते हैं वो मेंस और इंटरव्यू के आधार पर, तो उस हिसाब से। इसके अलावा आपको ई बुक्स दे दी जाएंगी, जिससे कि आपकी तैयारी आप खुद से भी अच्छे से कर सके। एडमिशन बिल्कुल ओपन है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पर इस पर्टिकुलर क्यूआर कोड को स्कैन करके। मेरा नाम है रजनीकांत लाटा। तो बात कुछ ऐसी है कि डेट्स जो है वो डिक्लेयर हो चुकी हैं। प्रीलिम्स की अगर बात करें तो प्रीलिम्स पहले, सबसे पहले तो फॉर्म की बात कर लेते हैं। फॉर्म की डेट है 22 जनवरी। ठीक है, 22 जनवरी से स्टार्ट होगा, और ये चलेगा आपका 22, मैं एक बार इंक चेंज कर लेता हूं, ये आपका 22 जनवरी से चल के और फाइनल चलने वाला है 11 फरवरी तक। ठीक है, तो आपके पास में ये विंडो रहेगी जब आप फॉर्म फिल करें। तो मैं ये कहूंगा कि जैसे ही नोटिफिकेशन आए उससे 1 या 2 दिन का ब्रेक ले लेना, जिससे कि कोई अगर एडिशनल अपडेट यूपीएससी दे तो उसको ध्यान रखते हुए आप अपनी फॉर्म फिलिंग कर सके। जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है, बट लेट भी नहीं करना है। ठीक है, मैक्सिमम 2 दिन का ब्रेक दे देना, जिससे कि कोई अपडेट अगर हो ना नया यूपीएससी का, तो उससे संबंधित वीडियो आपको यहां पर अवेल करा दी जाएगी। फिर उसके बाद में आप 24 तारीख को फॉर्म फिल कर सकते हैं। 24 के बाद में कोशिश करें कि जनवरी में आपका फॉर्म फाइल हो जाए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं प्रीलिम्स की। तो प्रीलिम्स की डेट है वो आपकी रहेगी 25 मई की। एक एक डेट आपको याद रख लेनी है। 25 मई 2025 की आपकी प्रीलिम्स की डेट रहेगी, और मोटा मोटा आपका एडमिट कार्ड है ना वो 15 मई के लगभग आ जाएगा। फिर प्रीलिम्स का रिजल्ट है ना, वो अब की बार हो सकता है थोड़ा जल्दी आए, 15 से 20 दिन का टाइम ही लेगी अब की बार यूपीएससी। तो आप मान के चलो कि आपका 15 जून तक आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा, राइट। फिर आपको प्रीलिम्स के बाद में जंप लेना है यूपीएससी मेंस की तरफ। यूपीएससी मेंस में जाएंगे तो सीधी बात है, प्रीलिम्स क्लियर हो गया हमारा, उसमें आपको मैंने जीएस पेपर 1 सी सेट दोनों का बता दिया क्या क्या चीजें रहती हैं। तो यहां पर यूपीएससी मेंस की डेट जो है वो बताई जा रही है लगभग लगभग 22 अगस्त। इसका मतलब 22 अगस्त से आपका यूपीएससी का एग्जाम मेंस का स्टार्ट हो जाएगा। टाइम कितना है आपके पास में? लगभग 3 महीने, एक्यूरेटली 88 दिन, बट मोटे मोटे 3 महीने। तो 3 महीने उस टाइम पर है जिसमें आपको बहुत सारा आपको कवर करना होता है। अब आप देख लो यहां पर ऐसे पेपर भी है आपका, लैंग्वेज पेपर इंडिया की कोई भी एक, हिंदी या फिर कोई भी आप अपनी लैंग्वेज ऑप्ट करें, एक इंग्लिश का होता है, जीएस के 4 पेपर और 2 ऑप्शनल के, ऐसे टोटल 9 पेपर होते हैं। तो इन 9 में से एक तो ऐसे,
ठीक है। एक आपका यहां पर एथिक्स वाला पेपर, जीएस पेपर 4, और ये दोनों ऑप्शनल, ये 4 पेपर तो बहुत ही स्ट्रांग होने जरूरी हैं आपके, समझ गए। तो इसके लिए आपके पास में पहले से टाइम होना चाहिए। अगर आपका अभी तक ये तैयार नहीं हुआ ना, तो मैं तो ये कहूंगा कि अभी भी आप 15 फरवरी तक थोड़ा टाइम दे सकते हैं, ठीक है, अपनी मेंस की तैयारी के हिसाब से, मेंस को भी थोड़ा सा। बाकी 15 फरवरी के बाद में ज्यादा ही आप प्रीलिम्स पे स्विच कर ही जाना, ठीक है जी। अब इसकी डेट्स की बात करें तो सबसे पहला जो पेपर होगा आपका 22 अगस्त को, ठीक है, उसमें आपको होने वाला है ऐसे का पेपर, ठीक है, सबसे पहले होगा ऐसे पेपर 22 अगस्त को सबसे पहला पेपर होगा। फिर उसके बाद में 23 और 24 अगस्त की बात कर लेते हैं, 23 और 24 अगस्त, उसमें आपके जनरल स्टडीज के पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों हो जाएंगे। अच्छा, ये कैसे होगा, देखो हमेशा यूपीएससी मेंस या फिर हम प्रीलिम्स की बात करें तो दो शिफ्ट में हमारा एग्जाम होता है। एक तो सुबह वाली शिफ्ट होती है 9 से 12 की, और एक आपकी दोपहर की शिफ्ट होती है 2:30 से शाम के 5:30 बजे की, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये दोनों शिफ्ट्स का पता रख लेना है, ठीक है, 9 से 12 सुबह और 2:30 से 5:30। तो ऐसे में ऐसे वाला पेपर जिस दिन होगा उस दिन तो एक ही पेपर है। बाकी जनरल स्टडीज के पेपर है ना 23 और 24 को है, तो दो दो पेपर होंगे फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में, ठीक है। फिर आपको लंबा गैप मिलेगा लगभग 5 दिन का, ठीक है जी, मोटी बात बताऊं तो। फिर उसके बाद में आप सीधा चले जाएंगे लैंग्वेज वाले पेपर में, जिस दिन आपका डेट अगर मैं बताऊं तो वह है 29 ऑफ अगस्त को आपको इंडियन लैंग्वेज पेपर हो जाएगा, और फिर बाद में इंग्लिश वाला, ये दोनों हो जाएंगे फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में, कंप्लीट बात। अब इसमें आप देखो कितना अच्छा प्लान दिया जा रहा है। ये 5 दिन का जो गैप होगा आपके लैंग्वेजेस का, उसमें आप अपने ऑप्शनल की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो फिर बाद में आपका नेक्स्ट डे जो आपका 30 अगस्त होगा, उसको आपके ऑप्शनल के दोनों पेपर हो जाएंगे फर्स्ट और सेकंड। तो ये कंप्लीट हो गया अपना। फिर आपका रिजल्ट है ना, वो मान के चलो 2.5 से 3 महीने में लगभग डिक्लेयर हो जाएगा। इसका मतलब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिजल्ट आपका 10 नवंबर तक आ जाएगा, और 10 नवंबर तक रिजल्ट आ जाए, 10 से 15 मान लो मैक्स, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको जाना है यूपीएससी इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू की अगर डेट बताऊं मैं, तो वो देखो जनवरी, अब की बार जैसे ही स्टार्ट हुआ है तो जनवरी फरवरी में होगा 2026, ठीक है। 2025 के रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन के आप कह सकते हो कि इंटरव्यूज हैं वो जनवरी फरवरी मैक्स मार्च तक खींचते हैं, इससे ज्यादा लेट नहीं होता, ये हमें ध्यान रख लेना है, ठीक है। तो ये आपको एकदम क्लियर बात रख लेनी है। और फिर इंटरव्यू हो गए, फिर उसके बाद में एकदम फाइनल रिजल्ट आता है, वो आता है अप्रैल मंथ में, लगभग अप्रैल मंथ में, अप्रैल में भी लगभग लगभग लास्ट वीक आपका टच हो ही जाता है। तो ये सारा अब की बार डेट टाइम शेड्यूल आपका रहने वाला है, इसमें आपको कोई भी गड़बड़ी नहीं करनी है। फिर आपके पास में सवाल ही आता है कि सर एलिजिबिलिटी, देखो एलिजिबिलिटी में नंबर 1 आप ग्रेजुएट हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर आप अपनी ग्रेजुएशन के, अपनी जो बैचलर एजुकेशन चल रही है उसके फाइनल ईयर में भी हो ना, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। सबसे बड़ी बात आपको क्लियर होगी, या तो पास आउट हो या फिर फाइनल ईयर में हो। अच्छा, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी आती है, दैट इज एज क्राइटेरिया। एज की अगर बात करें तो मिनिमम एज चाहिए होती है 21 ईयर्स, और मैक्सिमम चाहिए होती है 32 साल। 21 से 32 साल के बीच में जो भी होगा वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल। अब अच्छा, कट ऑफ डेट क्या है, कट ऑफ डेट से रिलेटेड मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, ठीक है। जिस साल भी एग्जाम होता है ना, उस साल के अगस्त की 1 तारीख से पहले पहले आपकी उम्र 31 साल हो जानी चाहिए, 21 साल हो जानी चाहिए। अब जैसे 1 अगस्त 2025 की डेट जब आए ना, उस टाइम पर आपकी उम्र 21 साल की हो जानी चाहिए, तो आप एलिजिबल हो। और दूसरा केस क्या हो गया, अगर 1 अगस्त 2025 से पहले आप 32 साल के हो चुके हो, समझ गए, तो आप एलिजिबल नहीं हो। और उसके बाद में अगर होते हो 31 साल के भी हो, तो भी आप एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। और इसका नोटिफिकेशन जब आएगा तब वो एकदम प्रॉपर डिटेल और बता दूं, क्या पता आपकी बार आपको पता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने एप्लीकेशन गई है स्टूडेंट्स की तरफ से, एस्पिरेंट्स की तरफ से, कि एज रिलैक्सेशन होना चाहिए, 1 जनवरी को कट ऑफ रखना चाहिए हर साल की, जिस साल एग्जाम हो। वो देखो देखा जाएगा जो कुछ भी है, बट अभी के लिए आप देखो तो 21 साल आपकी कम से कम उम्र होनी चाहिए 1 अगस्त 2025 को, और 32 साल मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं। हाँ, अगर आप ओबीसी में हो तब आपको थोड़ा सा एज रिलैक्सेशन और मिल जाएगा, ठीक है ना। एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया ओबीसी के अंदर देखें तो आप यूं मान लो 35 साल तक भी फॉर्म फिल कर सकते हो। एससी या फिर एसटी से बिलोंग करते हो तो आप 37 साल तक भी फॉर्म फिल कर सकते हो, आपकी उम्र 37 साल तक हो। और अगर इन सभी कैटेगरीज की तीनों, अनरिजर्व, ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है, अनरिजर्व मतलब ईडब्ल्यूएस वाला भी उसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। अब इसकी बात करें ईडब्ल्यूएस को भी, शायद जहां तक मुझे ध्यान है कोई भी एज रिलैक्सेशन का प्रोविजन नहीं है, बट डिमांड उठ रही है कि एज रिलैक्सेशन इनको भी मिलनी चाहिए। बट पॉइंट इज कि यहां पर अगर कोई इंडिविजुअल फिजिकली हैंडीकैप्ड है, या फिर वो होता है ना बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, उनसे अगर ग्रसित है, दिव्यांगजन है, तो उनको 10 साल का आपको रिजर्वेशन और मिल जाएगा। इसका मतलब आप देखो कि जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है या कोई इशू आ रहा है उनको फिजिकली, तो वो 42 साल से लेकर के 47 साल तक भी अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं। तो ये आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मोटा मोटा मैंने बता दिया। फिर बात आ जाती है फॉर्म फिलिंग की। देखो फॉर्म फिलिंग के टाइम पे आपके पास में एक तो प्रॉपर आपकी 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा
जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स उठा करके देखेंगे तो 10th मार्कशीट आपके नाम के लिए बहुत जरूरी है, आपके पेरेंट्स के नाम और स्पेलिंग के लिए जो कुछ भी डिटेल्स है वो 10th मार्कशीट से ड्रॉ की जाती है। डेट ऑफ बर्थ है वो भी 10th मार्कशीट वाली ही एप्लीकेबल होती है। तो एक तो ये प्रॉपर डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, नाम वाम कुछ चेंज वेंज कराना हो तो जल्दी से जल्दी या तो आपने करवा लिया होगा या करवा लो, ठीक है, 4-5 दिन में अगर हो सके तो। अदरवाइज फिर आपका जो नाम है वो ही कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि फिर बाद में डॉक्यूमेंट्स में स्पेलिंग की डिस्क्रिपेंसी वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। और आजकल यूपीएससी बहुत ज्यादा एडामेंट है, ध्यान रखना चीजों को लेकर के। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपके पास में एक प्रॉपर आईडी कार्ड होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से इशू, चाहे वो आधार हो, वोटर आईडी कार्ड हो, पैन कार्ड हो, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस हो, या कोई भी वोटर आईडी कार्ड जो कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया हुआ हो। यह ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। कॉलेज वाला नहीं चलेगा यहां पे, ये जरूर ध्यान रख लेना, क्योंकि अल्टीमेटली आपको वहां पर आपकी जो भी आईडी है ना, उस आईडी के नंबर्स वहां पर एनरोल करवाते हैं, जिससे कि आप उस आईडी की फोटोकॉपी ले जा सकें और अपनी खुद का जो एडमिट कार्ड है वो ले जा सकें, उससे मैच करके फिर आपको एंट्री दे देगा वहां पर इन्विजिलेटर जो भी होगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपका प्रूफ होना चाहिए। तो वो जो आईडी कार्ड जो यहां पर यूज करोगे ना फॉर्म फिल करते टाइम पर, उसी की फोटोकॉपी लेकर के भी जानी है आपको एग्जाम टाइम पे, ठीक है। फिर बात आती है फोटो की, तो फोटो से संबंधित तो बात ऐसी है कि आपका जितना भी फोटो फ्रेम है उसमें 3/4 में तो आपका केवल फेस आएगा और रिमेनिंग में आपका नाम और जिस दिन फोटो खिंचवा रहे हो वो। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बात, फोटो जो है जिस दिन आप फॉर्म फिल कर रहे हो उससे 10 दिन से पुरानी नहीं होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन पुरानी, समझ गए। तो अभी के टाइम पे आप फोटो खिंचाना स्टार्ट कर सकते हो अगर आपको 23-24 तारीख तक फॉर्म फिल करना है तो, और अगर थोड़ा सा और टाइम लेना चाहो तो 15 तारीख कल परसों फोटो खिंचवा के आ जाओ, समझ गए। तो फोटो आपकी बिल्कुल लेटेस्ट चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अपीयरेंस है, जैसे यहां पर बाल छोटे हैं, बाल छोटे रखने अपने को, मतलब ये कि आपको इसी अपीयरेंस के साथ में कंटिन्यू करना है। स्पेक्स लगाते हैं तो स्पेक्स के साथ में ही फोटो खिंचवाएं और स्पेक्स के साथ में ही इंटरव्यू और एग्जाम के लिए पहुंचे, समझे। इसके अलावा बियर्ड रखते हैं, किस स्टाइल में रहते हैं, एग्जैक्टली वो की वो अपीयरेंस आपको एग्जाम टाइम पे रखनी है। ये वाली फोटो तो रिजेक्टेड है, खैर ये वाली एक्सेप्टेड है, राइट, समझ गए। तो अपीयरेंस में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज मत करना, मैं पहले ही बता चुका हूं इस तरीके की बात को लेकर के। फिर बात आती है रिजर्वेशन को लेकर कोई, देखो बहुत से कैंडिडेट्स की ऐसी लिस्ट है दोस्तों जिन्होंने इंटरव्यू तक क्लियर कर दिया बट उनका कैंडिडेटशिप कैंसिल हो गया, समझिए बात को। इंटरव्यू दे दिया, सिलेक्शन रैंक आ गई तो भी जॉब नहीं मिल रही। क्यों जी? इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि उनका जो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट था या तो वो ओल्ड था या जो डॉक्यूमेंट चाहिए था वो प्रॉपर तैयार नहीं था। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि आजकल रिजर्वेशन के लिए जो डॉक्स चाहिए होते हैं, सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं ना, वो हमेशा डिजिटल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस होते हैं, डिजिटल कॉपी होती है ना, वो ही चलेगी, हैंडमेड नहीं चलेगी, पहली बात। दूसरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले जो हो, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी में है ना, जो भी, उनको तो देखो रिजर्वेशन के डॉक्यूमेंट की टेंशन ही नहीं है, उनको तो नॉर्मल जो मैंने बताया वो प्रोसेस फॉलो कर देना है, ठीक है। अब आप देखो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से हो तो ध्यान रख लेना आपको अपनी इनकम का भी सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है, और वो इनकम सर्टिफिकेट फॉर एग्जाम्पल आप 2025 एग्जाम के लिए जा रहे हो तो आपको पिछला जो भी फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो चुका है, ध्यान से समझ लेना, पिछला जो भी फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो चुका है उसकी आपकी इनकम सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। मतलब 2025 के लिए अगर आप जा रहे हो तो इसका मतलब 2024-25 का फाइनेंशियल ईयर तो रनिंग है, तो ये तो कंप्लीट हुआ नहीं। कंप्लीट कौन सा हुआ? 2023-24 का। तो 2023-24 के आधार पर आपका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि ओबीसी में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है और ईडब्ल्यूएस के अंदर 8 लाख वाली इनकम की लेयर लगी हुई है, तो आपको ये प्रूफ देना होता है अपने फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग जो कंप्लीट हो चुका है, ध्यान रखना। और ये गड़बड़ी करने की वजह से कईयों का मतलब सिलेक्शन होने के बावजूद रिजेक्शन हुआ है, ये गड़बड़ नहीं करनी है। फिर बात कर लें एससी एसटी की बात ऐसी है, आपके पास में लेटेस्ट ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ज्यादा पुराना नहीं। आप कोशिश करो कि 1 महीने पहले बनाया हुआ हो या 5 महीने पहले बनाया हो, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने, इससे ज्यादा पुराना नहीं हो सकता, ध्यान रख लेना इस बात का। फॉर्म जिस दिन फिल कर रहे हो उसमें ज्यादा पुराना डॉक नहीं होना। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं आपको कि आपका जो डॉक्यूमेंट हो वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला होना चाहिए। 2 तरीके के डॉक्यूमेंट बनते हैं, आप जो भी कॉमन सर्विस सेंटर या ई मित्र पे जाकर के एप्लीकेशन डलवाओ तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए लगवानी है, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जो डॉक्यूमेंट होगा वो चलेगा, समझ गए बात को। क्योंकि 2 तरीके के लगते हैं ना, सेंट्रल और स्टेट लेवल के, तो उसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट वाला डॉक आपको लेकर के चलना है। और इनके लिए एससी एसटी के लिए जो आप कह सकते हो इनकम कार्ड वो सर्टिफिकेशन, वो कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है ना उसी के अंदर वो मेंशन करके दे दिया करते हैं। तो मोटी बात करें तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले थोड़ा सा अलर्ट रह करके चलें कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट किस तरीके से आगे लेके चलना है, समझ गए। तो ये बहुत बड़ी बात है। फिर बात आती है, देखो टाइमली आपको एक्शन ले लेना है। देखो टाइम मैनेजमेंट तो आपकी एजुकेशन, आपकी पूरी तैयारी के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो समय रहते हुए फॉर्म भर देना। फॉर्म भरोगे तो उससे क्या होगा कि आपकी जो सिटी है, आपकी जो टाउनशिप है नियर बाई, वहीं पर आपका एग्जाम सेंटर आपको मिलने के चांसेस रहते हैं, समझ गए। तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि फिर आपको लास्ट टाइम में सेंटर ढूंढना, माथा पच्ची वो जो है ना, वो खत्म हो जाएगी। वही चीज देखो बहुत इंपॉर्टेंट है।
समझ गए। और दूसरा सर्वर वाला भी इशू आता रहता है, जब अगर लेट हो जाते हो फिर लास्ट टाइम पे एग्जाम फॉर्म फिल करने के लिए निकलो तो फिर बताता है कि सर्वर बिजी है। तो ये रिस्क नहीं लेना हमें बिल्कुल भी, हमें जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल करना है। बट अगेन मैं बता दूं, नोटिफिकेशन 22 जनवरी को अगर आ जाए, आएगा डेफिनेटली, तो उसमें आप देखेंगे कि आपको 1-2 दिन का वेट करके फिर बाद में फॉर्म फिल करना है, क्योंकि कई बार कुछ अपडेट्स आ जाते हैं जो कि फिर बाद में पढ़ करके फिर रिवील करना होता है। अदरवाइज हम नॉर्मली जो स्टैंडर्ड्स हैं उन्हीं को फॉलो करते हुए फॉर्म फिल कर देते हैं, फिर फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं, तो भी प्रॉब्लम आती है। तो थोड़ा सा ही ध्यान रख लेना। ठीक है, तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर सेशन में इतना ही था।